নমস্কার, বিরতির পর আমরা এই অনুষ্ঠান এগিয়ে নিয়ে যাব, তবে তার আগে ধন্যবাদ জানাবো আমাদের স্পন্সরদের। হোয়াট বেঙ্গল থিংস টুডে পাওয়ার্ড বাই জেকে মসালে, को पावर्ड बाय रूपा फ्रंटलाइन, नॉलेज पार्टनर JIS ग्रुप, स्टैंड पार्टनर मैथन स्टील। ओवर टू यू दिनेश। और अब बात इस कॉन्क्लेव में हम उस मुद्दे की करने वाले हैं जो यहाँ के लोगों की रग रग में रचा बसा है, क्योंकि यहीं पर बंकिम चंद्र ने आनंद मठ लिखा, यहीं पर सन्यासियों का आंदोलन हुआ और स्वामी विवेकानंद ने यहीं से हिंदुत्व की अलख भी जगाई। वो कौन सा मुद्दा है और कितना प्रभावित करता है यहाँ के लोगों को, आइए देखते हैं। আমরা জানি যে এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে बंगाल में अगर जय श्री राम नारा गूंज रहा है तो इसके पीछे सियासी हवाओं का रुख है। करीब 3 बरस पहले 2017 में दुर्गा विसर्जन को एक दिन टालकर और मुहर्रम के ताजिए को इजाजत देकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हिंदुत्व की राजनीति को बंगाल में पांव पसारने का मौका दे दिया। दुर्गा की पूजा का, प्रतिमाओं का विसर्जन करने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ता है। 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली थी। वो चौथे नंबर की पार्टी थी, लेकिन बंगाल में जल्द सियासत का मिजाज बदला। 2017 से बीजेपी ने अपनी सारी ताकत बंगाल में झोंक दी। इसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जब बीजेपी नंबर 2 पर काबिज होते हुए 18 सीटें जीत गई। ऐसे में सवाल है, क्या बंगाल का 70% हिंदू चुनाव का केंद्र बिंदु होगा? विधानसभा चुनाव में बीजेपी का 200 प्लस का टारगेट फिक्स है। राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के रथ पर बीजेपी का मिशन बंगाल आक्रामक अंदाज में है। जय श्री राम के सहारे विरोधियों को ललकारने की राजनीति चरम पर है। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। तो रेनेसां के लिए जाने जाने वाले इस राज्य में क्या हिंदू रेनेसां की भी बात हो रही है? खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे हम। हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मैं स्टेज पर आमंत्रित करता हूं, और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सर प्लीज आए। और इसके साथ ही गजेंद्र सिंह शेखावत जी कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, और उसके साथ हमारे सहयोगी भी कुणाल और निशांत हमारे साथ रहे। और आप सबसे अनुरोध की जोरदार तालियों के साथ इस सेशन की शुरुआत होनी चाहिए। ये न सिर्फ बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, बल्कि इनके ऊपर बंगाल में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं चाहूंगा जरा जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। तो मेरे साथ अभी जो यहां पर खास मेहमान मौजूद हैं, आपको बहुत जल्दी उनके बारे में बता दूं। केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आपका स्वागत है केशव जी। नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जो कि होम मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के, और आपका भी स्वागत है सर। और थोड़ी देर में गजेंद्र सिंह शेखावत जी आ रहे हैं, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। अब यहां पर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये तीनों ही अपने अपने प्रदेशों में अपनी अपनी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, और ये बड़ी अच्छी तरीके से इनको पता है कि आखिर चुनाव कैसे जीते जाते हैं। और शायद यही वजह है कि अमित शाह जी की जो कोर टीम है, जो बंगाल में सारी रणनीति डिसाइड कर रही है, एक एक चीज, एक एक स्ट्रैटेजी, वो इनकी ही जिम्मेदारी। और हम लोग अगर बात कर रहे हैं हिंदुत्व की, तो मैं सबसे पहले मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं केशव मौर्य जी और नरोत्तम जी। केशव जी, हिंदुत्व बंगाल में ये कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 के चुनाव में हिंदुत्व भी है, राष्ट्रवाद भी है, विकास का मुद्दा भी है, गरीब और किसान का मुद्दा है। सभी विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी
जिस लक्ष्य को लेकर के देश की सेवा कर रही है, जिस लक्ष्य को लेकर के देश के अलग अलग प्रदेश की सेवा कर रही है, जिस सेवा से पश्चिम बंगाल वंचित रहा है, सबका साथ सबका विकास, उस रास्ते पर पश्चिम बंगाल को आगे ले जाने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी के हमारे संसार के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, संगठन के कुशल शिल्पी और देश के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी और पश्चिम बंगाल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण टीम, एक ही लक्ष्य है कि हम पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से जनमन में एक उमंग है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में भी बनाएंगे और जिस गति से, जिस तेजी के साथ विकास के पथ पर देश आगे बढ़ रहा है, उसी प्रकार से हम पश्चिम बंगाल को भी आगे बढ़ाएंगे। इस विकास में हिंदुत्व, इस विकास में जय श्री राम, ये कहाँ पर आता है? देखिए, दीदी को जय श्री राम कहने से चिढ़ होती है। मुझे लगता है कि दीदी को इससे चिढ़ नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम कहिए, भारत माता की जय कहिए, जय माता दी कहिए, वंदे मातरम कहिए, भारत माता की जय कहिए, जय माँ काली कहिए, जिसका भी उद्घोष होता है, अगर इस पर कोई उनको अड़चन होती है, कोई नाराजगी होती है, तो मैं यह समझता हूं कि वो तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर नहीं निकलना चाहती, जिसका मैं अभी देख भी रहा हूं। आप हम लोगों को मंच पर बुलाने से पहले आप उल्लेख भी कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से घुसपैठियों को संरक्षण दिया गया, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से जब दुर्गा पूजा के अवसर पर विसर्जन के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया गया, किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर, अगर मैं इन मुद्दों से भी आगे बढ़ कर के किसानों की बात करूं, तो पश्चिम बंगाल में 73 लाख किसान है। उनका क्या अपराध है कि देश के हर किसान को एक वर्ष में अगर 6,000 रुपये 2,000 की 3 किस्त के माध्यम से, उसमें उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, अगर उनको मिल रहा है, तो पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता, यहाँ के किसानों ने इस बात का अपराध किया है कि उन्होंने टीएमसी को सत्ता में बैठाया है। देखिए, आपने किसान का जिक्र कर दिया है, हमारा विषय हिंदुत्व पर है, लेकिन क्योंकि आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और आपने इस बात का जिक्र भी कर दिया है, नरोत्तम जी के पास आने से पहले मैं एक पूछ ही लेता हूं, ये थोड़ा सा लीग से हटकर, वहां पर वो जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद आप यहां पर किसानों के मुद्दे पर दीदी को घेर रहे हैं, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। वो भी गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, वेस्टर्न यूपी के हैं, वहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, ये बात नहीं समझ में आ रही। नहीं, यहाँ का मैंने जो विषय रखा वह भी आप जानते हैं, और जो दिल्ली या कहिए यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर जो लोग बैठे हैं, वह भी दोनों का चित्र मैं देश के सामने टीवी 9 के माध्यम से रखना इसलिए चाहता हूँ कि वह आंदोलन अब किसानों का आंदोलन कम, राजनीतिक दलों का आंदोलन ज़्यादा बन करके रह गया। उस आंदोलन के पीछे कांग्रेस, उस आंदोलन के पीछे समाजवादी पार्टी, उस आंदोलन के पीछे राष्ट्रीय लोकदल, यह सारे लोग अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए किसानों के कंधे का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसानों की भलाई के लिए मैं दावे से कह सकता हूं कि जितना काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हुआ है, अगर उसका 10% भी यह जो तथाकथित रूप से किसानों के समर्थक बन करके अब किसानों के जन्मजात विरोधी यह आकर के कहते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों की जो मांगे है उसको नहीं मानी है, तो मैं समझता हूं कि देश के तिरंगे का अपमान करने वालों का समर्थन करने वालों को देश कभी क्षमा नहीं करे। नरोत्तम जी, एक चीज़ बार बार मन में आती है, वो ये है कि जैसे दीदी ने कहा कि मुझे वहां पर बुलाकर जय श्री राम का नारा लगाकर मुझे अपमानित किया गया, क्या जय श्री राम अपमान का प्रतीक बन गया है? ये मानसिकता के ऊपर रहता है। दीदी ने ही मुद्दा दे दिया है, हमने नहीं दिया। त्रेता युग में रावण की लंका में जय श्री राम बोलो तो वहां लोगों को दिक्कत आती थी। कलयुग में पश्चिम बंगाल में अगर जय श्री राम बोलें तो ममता दीदी और उनके समर्थकों को दिक्कत आती है। मैं आज तक नहीं समझ पाया, अगर वो भी जय श्री राम बोल देती तो क्या दिक्कत थी। ये सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है जो प्रारंभ से पिछले 10 सालों में ममता
दीदी ने यहाँ पर की है। नहीं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति है, वो तो आपसे एक कदम आगे निकलकर उन्होंने इसको कन्वे कर दिया है कि ये बांग्ला राष्ट्रवाद वर्सेस हिंदू राष्ट्रवाद। उन्होंने कहा, क्या कहा, मैं कोट करता हूं यहां पर, मैं आरएसएस को हिंदू धर्म का ठेकेदार नहीं मानती, हम गांधी जी के हत्यारों को फॉलो नहीं करते, हम स्वामी विवेकानंद के हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं। वो उन्होंने क्लियर कट डिवाइड कर दिया है और बंगाल अस्मिता से जोड़ दिया। आप भी वही कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। हम भी कहते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो है ना, जो देश को विभाजित करने का काम कर रही है, ये वो विकृत मानसिकता है। आप विकृत मानसिकता की पराकाष्ठा तो देखो, सीए आ गया तो बोले देश से निकाल दिए जाएंगे, किसान आंदोलन आ गया तो बोले जमीन बेच दी जाएगी, वैक्सीन आ गई कोरोना की तो बोले नपुंसकता आ जाएगी। ये मानसिकता के लोग हैं जिनसे सामना करना पड़ रहा है। देखिए, मैं वापस ये टुकड़े टुकड़े, ये जो विभाजन की आप बात कर रहे हो, ये वही टुकड़े टुकड़े गैंग है। नहीं, लेकिन उसमें तो क्या है, उनका ये कहना है, और मैं इसमें चाहूंगा आप दोनों जरा रिएक्ट करें। उन्होंने कहा है कि ये बंगाल का अपना एक कल्चरल हेरिटेज है, हम उसको दरकिनार नहीं कर सकते। आप यूपी और मध्य प्रदेश का हिंदुत्व या यूपी और मध्य प्रदेश का कल्चर लाके बंगाल के लोगों पर नहीं थोप सकते हैं। हम कहीं का कोई कल्चर नहीं थोप रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि जो बंगाल का कल्चर था उसको तोड़ दिया ममता दीदी ने। यहां बंगाल ने आध्यात्म के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में पूरे देश को दिशा दी है। उस दिशा को खंड खंड करने का काम ही दीदी ने किया है, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से। आप ही ने दिखाया ना कि दुर्गा पूजा की तारीख बढ़ा दी, ऐसा क्यों किया? इसका जवाब वो देना। ये कौन सा हिंदुत्व है? ये विवेकानंद जी का हिंदुत्व ये कहता है, जिसका वो ट्वीट कर रही है और आप जिस ट्वीट को पढ़ रहे हैं, ये गलत है। निशांत, इस इशू में मैं जाना चाहता हूं केशव जी के पास। सर, हिंदुत्व इशू है या नहीं अलग बात है, लेकिन यहाँ पे बंगाल में हम देख रहे हैं कि आप स्टेट सेक्रेटरी वो कह रहे हैं कि गाय के दूध में सोना मिलता है, ऐसा कहते हैं। तो ये गाय के दूध में सोना है, तो आपको क्या लगता है ये क्या इशू में, क्या यहाँ पे जो बंगाल के जो वोटर्स हैं, आपको क्या नहीं लगता ये डाइवर्ट होते हैं? आज नोट कर लिए, टीवी 9 के मंच पर बैठ करके मैं आज बोल रहा हूँ, आज से 100 दिन बाद दीदी ममता बनर्जी जी भी जय श्री राम बोलेंगी, याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए बोलेंगी, यह ऐसा शब्द नहीं है जिसमें से, यह ऐसा मंत्र नहीं है, ऐसा उद्घोष नहीं है जिसका विरोध किया जाना चाहिए। वह इसके विरोध में इसलिए है कि वो किसी वोट के लालच में है, घुसपैठियों के वोट के लालच में है। जिस तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण पश्चिम बंगाल विकास के पथ से पूरी तरह से बाहर चला गया, उसके कारण से आज यह देश के अंदर कहीं पर भी, हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कहीं पर भी जाते हैं, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, हमारे किसी भी प्रदेश के अंदर किसी भी सभा के किसी भी कार्यक्रम में आप भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, ये तो उद्घोष होता ही होता है। अलग बात है सर, इसमें क्या है, आप दिलीप घोष ने जो कहा है मैं वही पूछा हूँ। हाँ। कुछ दिन पहले हमने देखा देबोलीना दत्त, यहाँ पे जो एक्ट्रेस है, उन्होंने कुछ सोशल मीडिया में पोस्ट किया था कि वो गाय का मांस जो भी है वो किसी को भेजना चाहते हैं बना के, तो उसमें थ्रेट दे दिया, एफआईआर का थ्रेट दे दिया। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि कोई इस बात में बातचीत ना कर सके। देखिए, अभी आपने जय श्री राम की बात कही, नहीं, जय श्री राम प्रश्न जय में श्री नहीं राम था। की बात कही। जय श्री राम के मामले में मैं स्पष्ट तौर से कहा कि 100 दिन बाद ममता बनर्जी जी, देखिएगा, इसी पश्चिम बंगाल में यह पूज्य भूमि है, और इस भूमि पर जय श्री राम के उद्घोष का विरोध करना, मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता की नाराजगी उन्होंने अपने आप मोल ली है। और आप यहां सब पश्चिम बंगाल के लोग बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से, इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या दीदी ममता बनर्जी जी ये बताएं, ये सवाल है उनसे, कि 2021 में जब चुनाव आ गए तो स्वामी विवेकानंद जी उनको याद आ गए। हम तो बचपन से हमें मालूम ही नहीं कि हम कब से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, कब से हमें हिंदू होने पे गर्व है, ये हम कह रहे हैं, कब से हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मना रहे हैं, यह भी हमें याद करना पड़ेगा। नेताजी सुभाष। लेकिन केशव जी देखिए, इसमें एक चीज है, अब आपने क्योंकि स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो अभी के हालात हैं, और मैं आप दोनों से ये सवाल, इसीलिए मैं पूछा हूं, ये दोनों से सवाल है मेरा, अभी के जो हालात हैं, एक तो हिंदू राष्ट्रवाद वर्सेस बांग्ला राष्ट्रवाद, उसमें क्या हो रहा है कि एक इसमें ऐसी लड़ाई हो रही है कि नेताओं के ऊपर ऐसी होड़ लग गई है पॉलिटिकल पार्टीज पे कि वो नेताओं को लेकर कॉपीराइट ले रहे हैं। नेताजी के ऊपर आपने बहुत बड़ा, यहां पर अभी एक बहुत बड़ा फंक्शन किया,
लेकिन ममता दीदी ने चिट्ठी लिख दी प्रधानमंत्री को, उन्होंने कहा कि देश भर में छुट्टी होनी चाहिए उनके जन्म दिवस पर। स्वामी विवेकानंद का आपने जिक्र किया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने जिक्र किया है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या नेताओं को लेकर भी कॉपीराइट की लड़ाई चल रही है? बंगाल के जो पुराने नेता हैं, नेता नहीं बल्कि बंगाल के जो आइकन्स हैं उनको लेकर भी। नेता कोई महापुरुष ना किसी दल के होते हैं ना किसी राज्य के होते हैं। अब अगर स्वामी विवेकानंद जी को अगर वह पश्चिम बंगाल के कहेंगे तो कल को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को भी कहेंगे कि पश्चिम बंगाल के थे, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी यहाँ से जम्मू कश्मीर जाते हैं और वहाँ एक उद्घोष देते हैं कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। और आप देखें भारतीय जनता पार्टी जब बहुमत में आई, धारा 370 धराशायी हो गई। स्वामी विवेकानंद जी आज पश्चिम बंगाल में जितना आदर सम्मान पूजा होती है, जितना उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास होता है, पूरा देश चलता है, बल्कि दुनिया का अधिकांश हिस्सा चलता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 23 जनवरी की जयंती का कार्यक्रम, आप जाइए देश के किसी प्रदेश में जाइए, देश के किसी जिले में जाइए। सर इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं सर, अगर आप सुभाष सुनेंगे चंद्र तो बोस जी 12 जनवरी इस साल जो हुआ विवेकानंद के जन्मदिन पर, आप कह रहे हैं कि ठीक है, सही बात है, आप जो पूछते हैं नेताजी को, विवेकानंद को, लेकिन आप लोग के कार्यकर्ता जो हैं इस साल 12 जनवरी को विवेकानंद की छवि के ऊपर दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का छवि चढ़ा दिया, नीचे पद जो हमारे लोटस है वो रख दिए। तो ये क्या नमन की चीज है? मुझे इस बात की जो आप मुझसे चर्चा कर रहे हैं इसकी जानकारी, बंगाल की बारे में बोल रहे हैं, मुझे जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी, मतलब जितने भी महापुरुषों की तो श्रृंखला है पश्चिम बंगाल। एक चीज नाम लेते चले जाएंगे तो केशव जी आपने ये बात की है। हाँ। नरोत्तम जी, क्योंकि कुणाल ने ये सवाल पूछा है, वो दरअसल तस्वीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा कुछ और लोगों की लगी हुई थी उस पर, और ममता जी ने उसको मुद्दा बना लिया। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में आखिरी दौर में किसी की प्रतिमा टूट गई तो उसको एक मुद्दा बनाया गया था। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या हिंदुत्व और ये बंगाल का कल्चर और इन सब के मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं, इसमें जो मूल मुद्दे हैं वो खोते नहीं जा रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है ऐसा कि वो गायब हो रहे हैं? जय श्री राम उन्होंने वो इशू बना लिया, वो चुप करके बैठी रही, वो जस्टिफाई कर रही है मेरा अपमान किया गया, लेकिन पूरे कार्यक्रम में चुप करके बैठी रही। उसके बाद बात की जा रही है सीए एनआरसी की, जो मूल मुद्दे हैं वो गायब होते जा रहे हैं। मुद्दे गायब कौन कर रहा है? आप इस पे जाइए ना। जय श्री राम के मुद्दे को मुद्दा किसने बनाया? इनको ममता दीदी या एक ऐसी झालर है फूके बल्ब की पूरे देश के अंदर, जिसमें देश को सम्मान मिलता है, वो हर चीज पे इन्हें दिक्कत है। अगर हमारी सेना पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करती है तो ये सेना पे सवाल उठा देते हैं। हम 370 लाते हैं तो ये कश्मीर पे सवाल उठाते हैं। चुनाव हार जाए तो ये ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। अगर राम मंदिर बनाए तो तारीख पे सवाल उठाते हैं, और वैक्सीन आ जाए कोरोना की तो ये वैज्ञानिकों पे सवाल उठाते हैं। हर जगह देखो ना आप, अकेले बंगाल से मत जोड़ो। हम कोई भी विषय चुनाव को लेके नहीं आते। 370 लाए तब कौन सा चुनाव था? राम मंदिर लाए तब कौन सा चुनाव था? सीएए लाए तब कौन? ये हमारे घोषणा पत्र में हम जो कहते हैं। मैं आपसे बहुत डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या ममता बनर्जी ने जो सॉफ्ट हिंदुत्व की जो एक वोट बैंक है, सॉफ्ट हिंदुत्व की जो अप्रोच है, उस पे उन्होंने टारगेट करना शुरू नहीं कर दिया है? क्या उसकी ओर नहीं बढ़ गई है? वो बढ़ेंगी ही, यही तो कह रहे हैं अभी हमारे डिप्टी सीएम के, जय श्री राम पे आएंगी। अब पछता है काय होते हैं कि चिड़िया चुंग गई खेत। अब ये कुछ पे भी आ जाए, पूरा देश समझ चुका है इनको, 10 साल से देख रहा है पश्चिम बंगाल। कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी ये कोई अपनी ट्रिक चेंज कर देंगी या ट्रैक चेंज। नरोत्तम जी, इसी बात पे आपको कहां पे लगता है कि यहां पे वेस्ट बंगाल में हिंदू लोग पॉलिटिकली वंचित है? पॉलिटिकली वो वंचित है, कहां पे लगता है? पॉलिटिकली नहीं, हर क्षेत्र में पश्चिम बंगाल का दोहन किया ममता जी ने। आज सरकार नाम की चीज नहीं है पश्चिम बंगाल में। या माफिया का राज, या कोल माफिया है, या बालू माफिया, या दारू माफिया, या भू माफिया। पूरे देश में लव जिहाद की बात करते हैं, यहाँ लैंड जिहाद है। यहाँ पर मंत्री इनके और विधायक इनके किसान की जमीन खरीद लेते हैं, लैंड यूज चेंज कराते हैं, उसको आवासीय और कॉमर्शियल करा के बेच रहे हैं। किसान को यहाँ पर सबसे ज्यादा बुरी हालत, जैसा भी केशव जी ने कहा कि केंद्र से कोई योजना लागू नहीं कर रहे। 5-5 लाख रुपया आयुष्मान योजना का था, गरीब को नहीं मिल रहा। 6,000 रुपया महीना नहीं मिल रहा। हम तो मध्य प्रदेश में 10,000 दे रहे हैं उसको। इसी पॉइंट पे है, अगर आप इस मुद्दे को उठाते हैं, जो हिंदुत्व है हमारा आज का विषय, लेकिन जिसके खिलाफ आप लोगों ने आरोप लगाया है उनको ही अपनी पार्टी में लिया है। अगर हम देखें तो वो नारदा जो स्कैम था उसका वीडियो भी आप लोगों ने डिलीट कर दिया है यूट्यूब से।
तो तृणमूल से ही लेके आप उन्हीं को ही इस बात में हम जिन पे बात आरोप कुणाल, मैं आपको रोकूंगा। आजा। हमारे साथ गजेंद्र सिंह शेखावत जी आ चुके हैं, जो कि जल शक्ति मंत्री हैं। सर, आपका स्वागत है। आइए आइए, प्लीज आइए सर। गजेंद्र जी, आपके आने से पहले हम लोगों ने हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी बातचीत की यहाँ पर, और आप आए हैं तो आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर बात की जाए बंगाल में हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि अब ममता बनर्जी आपसे हर चीज में एक कदम आगे निकल रही हैं? जैसे मिसाल के तौर पर उन्होंने अभी करीब 1.5 साल पहले ये कहा कि जो हिंदू शरणार्थी हैं, उन्होंने ये आश्वासन देते हुए कहा कि आपको ये प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है कि आप यहां के नागरिक हैं। उन्होंने 800 से अधिक ब्राह्मण पुजारियों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ते की बात कर दी। उन्होंने पूजा समितियों को बिजली में 50% छूट देने का ऐलान कर दिया। आप लोगों की जो पॉलिसी थी, आप लोगों का जो एजेंडा था, ऐसा लगता है ममता बनर्जी ने उसको अपने लिए बहुत अच्छे तरीके से बनाना शुरू कर दिया। गजेंद्र जी, माइक ले लीजिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं टीवी 9 का कि उन्होंने ये डिबेट आयोजित की, और क्षमा चाहता हूं कि थोड़ा विलंब मुझे हुआ, लेकिन आपके माध्यम से मैं ममता दीदी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कम से कम देर आए दुरुस्त आए, उनको कुछ थोड़ा बहुत एक मजहब विशेष के लोगों का तुष्टीकरण करने के अतिरिक्त दूसरे विषयों का ख्याल तो आया है। मुझे लगता है कि हम ये जो बंगाल का चुनाव है, जो इतना महत्वपूर्ण चुनाव है, इसको एक हम अलग और गलत रास्ते में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चुनाव किसी मजहब या सांप्रदायिकता के आधार पर हो रहा है। देखिए, आज जिस तरह से मीडिया का पेनिट्रेशन बढ़ा है, इंटरनेट एक्सेस के कारण से लोगों का एक ग्लोबल अप्रोच बनी है। उस अप्रोच ने निश्चित रूप से दुनिया में रहने वाले हर एक व्यक्ति के मन में एक एस्पिरेशन को जगाया है, और सो एज भारत में भी जगह है। पिछले 6 साल में देश में जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रगति की है, आज सुदूर दक्षिण उत्तर नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ व्यक्ति भी उस विकास को अपने लिए एक अधिकार के रूप में देखता है। सो एज बंगाल का आदमी भी देखता है, और जब वो तुलना करता है बंगाल का निवासी जब देश के अन्य हिस्सों के लोगों से में हो रहे विकास से तुलना करता है, जब बंगाल का युवा अपने लिए जो रोजगार के साधन उपलब्ध हैं और देश के अन्य हिस्सों में, चाहे वो गुजरात में होंगे, चाहे राजस्थान में होंगे, मध्य प्रदेश में होंगे, उत्तर प्रदेश की बदली हुई परिस्थितियों के उत्तर प्रदेश में होंगे, उन सब को जब वो देखता है तब उसको ये महसूस होता है कि बंगाल पिछड़ा है, और क्यों पिछड़ा है। और ये चुनाव मित्र जो है, ये बंगाल के पोटेंशियल और बंगाल की हकीकत के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। ये चुनाव को हम अननेसेसरी क्यों इधर उधर के रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर देखिए, क्योंकि अब आप क्योंकि हमारा ये जो सेशन है ये हिंदुत्व को लेकर है, इसीलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा। क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया है, तो ठीक है, आपकी बात सही है कि मोदी जी की जो रिफॉर्म्स हैं उसको बंगाल से जो यहाँ का एस्पिरेशनल यूथ है वो देख रहा है, ठीक है। लेकिन फिर आपको टीएमसी के लोगों की क्या जरूरत पड़ गई है? उन्हीं टीएमसी की पार्टी के लोगों की आपको जरूरत क्या पड़ गई है मोदी जी की एस्पिरेशंस को सच कराने के लिए यहां पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज, आप ज्यादा अधिकृत रूप से बता सकते हैं, 12-13 करोड़ लोगों की पार्टी होगी। जो आज भारतीय जनता पार्टी के परिवार में 12 करोड़ लोग हैं, वो सब क्या भारतीय जनता पार्टी के खानदान में ही पैदा होकर के इतने बड़े हुए थे? जब पार्टियों का विस्तार होता है, जो विचारधारा के साथ में जुड़ने के लिए हमारे साथ कदम ताल करने के लिए तैयार है, जिसने बंगाल के दर्द को महसूस करके और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ में काम करने के लिए सहमति ज्ञापित की है, क्या उसको हम अनटचेबल मान सकते हैं? और देखिए, जब जहाज डूबता है तो लोग कूद करके नावों में, दूसरी नाव में तैयार होते हैं, दूसरे तवैतरनी की तलाश करते हैं। ये कोई नया विषय नहीं है कि ये कोई केवल बंगाल में हो रहा है और हमको खोजने जाना पड़ रहा है और लोग आ रहे हैं। लोग आएंगे, हमारा कारवा और भी बड़ा होगा, और ये भारतीय जनता पार्टी का समुद्र है, इसमें जो आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के रंग में रंग करके हमारे साथ काम करेगा। बड़ी विनम्रता से फिर आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि आपने विचारधारा का जिक्र किया है, तो वही अर्जुन सिंह, वही मुकुल रॉय जब मुस्लिम टोपी पहनकर मस्जिदों में जाते हैं तो वो सेक्युलर हो जाते हैं,
और जब वही लोग आपके पास आते हैं तो हिंदुत्व के झंडा बरदार हो जाते हैं। तो ऐसे इन लोगों को वैसे जनता कैसे समझेगी कि वो किस तरफ है, इस तरफ है या उस तरफ है? देखिए, मैंने आपको फिर कहा, भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के साथ में काम करने वाली पार्टी है। उस पार्टी में जो हमारे विचार में हमारे साथ, हमारे विचारधारा के साथ कदम ताल करेगा, उस हर एक व्यक्ति का स्वागत है। और इस समुद्र में, इस महासमुद्र में जो हमारे रंग में रंग करके हमारे साथ रहेगा वो ठीक है, जो नहीं रहेगा वो ऑपरेट हो जाएगा। बंगाल में हिंदुत्व पर आपकी क्या विचारधारा है? तो निश्चित रूप से बंगाल में हिंदू को, बंगाल में जो तुष्टीकरण जिस तरह से हुआ है, उस तुष्टीकरण के कारण से निश्चित रूप से हिंदू आहत है। हिंदू की भावनाओं को आहत जानबूझ करके किया गया है अपने तुष्टीकरण को सिद्ध करने के लिए। उसका प्रतिकार हिंदू करेगा ही। तो एक चीज मुझे आप बताइए, अगर बांग्लादेश से भारत के अंदर कोई हिंदू आता है तब उसको आप स्वीकार करेंगे, और अगर कोई मुस्लिम आता है तो फिर एनआरसी और सीए और पता नहीं क्या क्या चीजें बातें? निश्चित रूप से, क्योंकि बंगाल में जो हिंदू रहता है, चाहे बंगाल में रहता होगा चाहे पश्चिमी पाकिस्तान में रहता होगा। मित्र, मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहता हूं और मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30,000 लोग ऐसे रहते हैं जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी के रूप में आए हुए। एक उदाहरण सिर्फ मैं उनके साथ में, क्योंकि मैंने पिछले 30 साल गुजारे हैं, मैं 20 साल, लगभग पिछले 22 साल तक तो मैंने लगातार सीमावर्ती क्षेत्र पर काम किया है। एक कल्पना करना देना चाहता हूं आपके दर्शकों को आपके माध्यम से। एक ऐसा परिवार जिसके एक पिता और मां के 3 बेटियां हों, सबसे बड़ी बेटी की उम्र 16 साल हो, उससे छोटी बेटी 14 साल की और छोटी बेटी 10 साल की हो, उन माँ बाप और 2 छोटी बहनों के सामने 5-5 दरिंदे उस लड़की के साथ में बलात्कार करें और फिर उसकी शादी जबरन निगाह धर्म परिवर्तन करके और उससे 5 गुना उम्र के साथ में व्यक्ति के साथ में कर दी जाए, आंसू आंख से नहीं निकलते मित्र, कलेजे में से निकलते हैं। और ऐसी तकलीफ सह करके जो लोग यहां आते हैं, उन लोगों को मैंने लोकसभा के पटल पर भी कहा था कि हिंदुस्तान की धरती पे के किसी भी धर्म के व्यक्ति के साथ यदि दुनिया के किसी भी देश में धार्मिक आधार पर उसका उत्पीड़न होता है और वहां की सरकारें मौन रह करके देखती हैं, तो भारत की भूमि उनकी नैसर्गिक मातृभूमि है, हमको बाहें पसार करके उनका स्वागत करना चाहिए। इन दोनों की तुलना करने की कल्पना भी हम कैसे कर सकते हैं? यहां जो बांग्लादेश से घुसपैठिया आता है वो भारत के संसाधनों का दोहन करने के लिए आता है, और जो हिंदू आता है, जो जैन आता है, जो बौद्ध आता है, जो सिख आता है, वो वहां से प्रताड़ित होकर के अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए और अपना जीवन की रक्षा करने के लिए आता है। यह अधिकार है उसका और हम उसके बाहें पसार के हमको स्वागत करना ही चाहिए। लेकिन जो घुसपैठिया के रूप में आता है हम उसका स्वागत नहीं करेंगे, चाहे वो बाकी बांग्लादेश से आए और चाहे पाकिस्तान। आपकी सरकार बनेगी तो ऐसे घुसपैठियों का आप कितने दिन में क्या करेंगे? देखिए, ये कानून की प्रक्रिया का विषय। आसाम में भी एनआरसी का काम चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग के तहत चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तय प्रक्रिया के तहत चल रहा है। भविष्य बताएगा, लेकिन गजेंद्र जी यहाँ पे भविष्य बताएगा, आने वाले समय में निश्चित रूप से इसका प्रतिकार किया। यहाँ पर नरोत्तम जी एक चीज है, वो एक चीज ये है कि एक मोदी जी का नारा था सबका साथ सबका विकास, नरोत्तम जी, और अगर हम उसकी बात करें तो मन में एक सवाल आता है, जैसे यहां पर फुरफुरा शरीफ है, वहां पर हिंदू मुस्लिम सब जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं गया शायद। फुरफुरा शरीफ की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर सब जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं गया। मुझे लगा आपसे। हाँ नरोत्तम जी, हाँ नरोत्तम जी, मुझे लगता है कि किस धार्मिक स्थान पर जाना है ये तो व्यक्तिगत आस्था और श्रद्धा का विषय है। सर, स्ट्रैटेजिक आस्था का भी विषय हो सकता है। वो राहुल गांधी जी जाते हैं ना, जब बंगाल का चुनाव आता है तब उनको जो है वहाँ श्री कृष्ण का मंदिर, वो सोमनाथ का मंदिर और श्री कृष्ण का मंदिर याद नहीं आता। अगर राहुल जी जाएं तो स्ट्रैटेजी, आप स्वामी विवेकानंद के वहां पर जाएं तो स्ट्रैटेजी नहीं, वो स्ट्रैटेजी के तहत जाते हैं, हम मंदिर आस्था के तहत जाते हैं। आप रामकृष्ण मिशन जाएं तो स्ट्रैटेजी नहीं। नरोत्तम जी, आपका रिएक्शन इस पर? मैं सहमत हूं उनसे। ये स्वाभाविक रूप से वो चुनाव को देखकर मंदिर मस्जिद जाते हैं। हम 12 मासी वाले हैं। ममता जी ने विवेकानंद जी को अभी मनाया, पर मोदी जी जिस दिन प्रधानमंत्री बने उस दिन उन्होंने 12 जनवरी पूरे विश्व के अंदर
योग दिवस के रूप में मनवा दी। तब तो कोई चुनाव नहीं था, तब पश्चिम बंगाल सामने नहीं था। सही बात या था, लेकिन ममता जी ने अब आके विवेकानंद जी की बात की ना, जो आप पढ़ रहे थे अभी उसमें, तो हमारी आस्था के केंद्र हैं। राम अगर है तो हमारे आराध्य हैं। राम मंदिर का शिलान्यास किया तब तो कोई चुनाव नहीं था। ये राहुल गांधी हो या अखिलेश जी हो या ममता दीदी हो, ये चुनाव को ध्यान में रख के करते हैं। ये लोगों को सिर्फ वोटर मानते हैं, जनता मानती नहीं, और वोटों के हिसाब से काम करते हैं। यही तो पीड़ा है मोदी जी के आ जाने से इनको, कि आज देश तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है। आज लॉकडाउन होने के बाद भी हमारी इकोनॉमी मजबूत होती जा रही है। इतनी ज्यादा मंदी होने के बाद भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। ये पीड़ा है, और इसलिए ऐसे मुद्दे ये निकाल के लाते हैं। हमारे सिर तो आप रख दें या कोई और रख दे, मुद्दे यही निकाल के लाते हैं। निशांत, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। आप फुरफुरा शरीफ की बात की है, इसलिए यहाँ पे विरोधी जो लोग हैं वहां पे वो लोग कहते हैं, नरोत्तम जी वो कह रहे हैं कि अभी फुरफुरा शरीफ में अब्बास सिद्दीकी नया पार्टी बना चुके हैं, वहां पे असाउद्दीन वैसी वहां पे उनसे मीट किए। तो अभी विरोधी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे बीजेपी असाउद्दीन वैसी को भेज दिया वहां पे वोट के लिए। इसके बारे में आपका क्या टिप्पणी है? देखिए, उनको जब भी जमीन खिसकती लगती है या कोई भी आधार अपना खिसकता लगता है, वो बीजेपी को ही आरोप लगा। नहीं सर, लेकिन ये सवाल मैं इन्होंने पूछा है, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड भी करूंगा और मैं चाहूंगा इसमें आप भी टिप्पणी दें सर। लेकिन इसमें बकायदा जो असदुद्दीन ओवैसी के प्रदेश अध्यक्ष थे जिन्होंने टीएमसी ज्वाइन की, उन्होंने ये आरोप लगाया कि वो मैंने इसलिए पार्टी छोड़ी क्योंकि एआईएम बीजेपी की बी टीम है। लगाएंगे ना, वो बुलवाएंगे दीदी उनसे ये वाली बात। पर हम उस तरह की राजनीति नहीं करते। हम तो जैसा बताया, हमारा तो मूल उद्देश्य गांव गरीब किसान है, झुग्गी झोपड़ी का इंसान है, महिलाओं का सम्मान है। ये हम इस तरह की विभाजन की बात करते ही नहीं। कोई बतला दे कब काशी ने काबा की दीवारें तोड़ी, हमने कब मक्का में जाकर मस्जिद या मीनारें तोड़ी। मैं यहाँ पर आपने जो बात बोली, मैं और लोगों से भी सवाल जवाब करूंगा, लेकिन एक सवाल आपसे मैं पूछूंगा यहाँ पर केशव जी। यहाँ पर और भी बहुत माइनॉरिटीज हैं और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज भी हैं। मदर टेरेसा का ये प्रतीक है, उनके बारे में पार्टी क्या सोच रही है? पार्टी की सोच बहुत स्पष्ट है। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नाते पूरा देश समझता है और पूरा पश्चिम बंगाल समझता है। हमारी जो भावनाएं, हमारी जो आस्थाएं हैं, हमारी देश के लिए, प्रदेश के लिए जो सोच है, वह किसी से छिपी नहीं। जब भी हम किसी चुनाव में जाते हैं तो एक संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। हम पश्चिम बंगाल के अंदर भी संकल्प पत्र लेकर के आएंगे। लेकिन यह स्पष्ट तौर से मैं यहाँ पर जरूर कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर जब बागडोर संभाली 2014 में, 19 की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय उन्होंने सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात कही। अगर मैं यहाँ कहूँ कि ये बात, ये सवाल तो टीएमसी के लिए है, ममता दीदी कभी आपके यहाँ आवे तो उनसे पूछिएगा। भाजपा सबका साथ, सबका विकास का लक्ष्य लेकर के काम करती है, और दीदी नहीं, देखिए इस मंच के ही बहाने सही, लेकिन उनकी ओर किसी का ध्यान तो गया, मतलब उनकी ओर किसी ने स्टेटमेंट तो दिया। ये बड़ा अच्छा लग रहा है सुनकर हमें। नहीं, सबका, देखिए सबका साथ, सबका विकास, ये हमारा नारा है, और कुछ का साथ और भतीजे का विकास, ये दीदी ममता का नारा है। अंतर केवल इतना है। तो जो अंतर है, उस अंतर को बंगाल की जनता, मैं तो अभी उत्तर प्रदेश से पहले कभी आया नहीं। सर वैसे भतीजे ने यह भी बोला है कि क्या भाई भतीजावाद बीजेपी में नहीं होता है? देखिए, मैं ये भतीजावाद की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सबका साथ, सबका विकास। वैसे परिवारवाद हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ कोई होगा भी तो मेरिट के आधार पर होगा, काम किया होगा वर्षों बरस। ऐसा नहीं कि वर्षों बरस कोई काम करेगा तो भाजपा में वो काम, चुनाव नहीं लड़ सकता, पदाधिकारी नहीं बन सकता। लेकिन हमारी पार्टी परिवार वाली पार्टी नहीं है। लेकिन बाकी पार्टियां देश के अंदर टीएमसी सहित है। तो मैं ये आरोप इसलिए लगाता हूं कि ये तो मैं घूम करके देखा, और जहां मैं जा रहा हूं, मैं तो राम मंदिर आंदोलन का सिपाही रहा हूं। मैं गांव में, यहाँ पश्चिम बंगाल के अंदर कभी आंदोलन में भी नहीं आया था, कभी चुनाव प्रचार में भी संयोग से आने का मौका नहीं मिला। जहां जा रहा हूं लोग अपने आप जय श्री राम का उद्घोष करने लगते हैं, भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलते हैं। तो मेरे जैसे राष्ट्रभक्त को तो एकदम सीना चौड़ा हो जाता है। जी, अब केशव जी, यहाँ पर ऑडियंस से कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर कुछ सवाल पूछना अगर चाहें तो ये सुमेरा प्लीज। एक प्रश्न है ये कि आप तीनों बहुत अहम जिम्मेदारियां निभा रहे हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल में और कोर टीम का हिस्सा हैं।
मगर जब आप तीनों यहाँ मंच पर बैठे हैं तब क्या ममता बनर्जी जो बार बार कहती हैं कि पश्चिम बंगाल के जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं वो उतने ज़्यादा नहीं हैं बीजेपी में, और टीएमसी के ही नेता हैं जो बीजेपी में गए हैं, तो उनकी बात जो बाहरी और बंगाली का मुद्दा उठाते हैं उसे बल मिलता है क्या? मैं इतना ही बोलूँगा, ये जो भी अब इस दर अभी और कुछ दिन में कुछ और इस प्रकार के शब्द आएंगे, ये दीदी ममता बनर्जी जी की बौखलाहट है, घबराहट है, विदाई की बेला है, कमल खिलने जा रहा है, कुशासन का अंत होने वाला है, सुशासन रामराज आने वाला है। तो इस तरह की बातें बहुत सारी कहेंगे कि वो बाहरी और अंदर। अब वो कल को जम्मू कश्मीर वाले कहते कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी तो जम्मू कश्मीर क्यों आए, वो तो पश्चिम बंगाल वाले थे। हिंदुस्तान का हर नागरिक, यहाँ हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर टीएमसी बड़ी पार्टी नहीं है, उसके पास पूरे देश में संगठन नहीं है, उसके पास पूरे देश में नेता और कार्यकर्ता नहीं है, तो हम भाजपा कार्यकर्ता उनको नहीं ट्रांसफर करने वाले, सप्लाई नहीं करने वाले। हमारे पास हैं, हम पूरे देश से हमारे लोग आते हैं, जाते हैं, चुनाव लड़ते और लड़ाते हैं। हम बाहर के नजर आते हैं जो इस देश के नागरिक हैं, और उन्हें बांग्लादेश से आ रहे हैं वो अपने नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान से आते हैं वो अपने नजर आते हैं। यही तो वैचारिक दिक्कत है, यही तो मतभेद है मूल रूप से। हर वो मुद्दा होगा जो इंसान से जुड़ा होगा। यहां से एक दिनेश के साथ कोई है, वो सवाल पूछना चाहते हैं, बताइए। बांग्ला में होगा, प्लीज कुणाल ट्रांसलेट कीजिए। আরোহণ কেবল টিভিতে এসেছি আমতলায়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিজেপির এত বড় বড় নেতা থাকতে তৃণমূলে যেসব নেতাগুলো বিজেপিতে আসছে ওদের উপরে এতটা ভরসা কেন বিজেপির? वही प्रश्न है जो आपने पूछा था कि क्यों तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स के ऊपर आप इतना भरोसा कर रहे हैं? आप लोगों के पास कोई नेता नहीं है यहाँ पे क्या? यही पूछ रहे हैं। हमारे पास भरमार है नेताओं की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष की सभाएं इतनी बड़ी बड़ी हो रही हैं कि आप स्वयं देखो। हम सहयोगी की भूमिका में, हम नेतृत्व करने नहीं आए हैं। नहीं, ये प्रश्न जो है वो ये है कि हम जो टीएमसी से जो नेता हैं उनको लाने की क्या आवश्यकता पड़ रही है आपको, जब आपके पास में इतने भारतीय जनता पार्टी में क्या सक्षम नेतृत्व नहीं था? अभी एक लाइन नरोत्तम जी ने और केशव जी दोनों ने बोली थी, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। इस विचार के लिए, इस विचार की पुष्टि के लिए जो हमारे साथ में आएगा हम उसका स्वागत करेंगे। मित्र बाहों पसार के स्वागत करेंगे। इस विचार के साथ में हमारे साथ में काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। निशांत, यहाँ पे आप जब गजेंद्र जी एक बात कर रहे थे उसमें थोड़ा एक नीफ में जानना चाहेंगे, ये खत्म होने से पहले। ये जो आप कह रहे थे, जो स्टोरी कह रहे थे, ये सही बात, शायद ये सच्ची कोई बात है, लेकिन ये जो बंगाल की पॉलिटिक्स है और बंगाल की जो हिस्ट्री है, ये देश के अलग स्टेट्स के हिस्ट्री से अलग है थोड़ा। पंजाब और बंगाल का ये मुद्दा पहले भी था कि बंगाल से बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आए थे जब ये इंडिया फ्रीडम मिला था, पार्टीशन हुआ था, तब वो लोग जब यहाँ पे आए थे तो उसके बाद भी यहाँ पे हिंदूज एंड मुस्लिम्स एक साथ बहुत सालों से एक साथ रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं था। अभी तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इतने सालों के बाद, आफ्टर कांग्रेस लेफ्ट एंड तृणमूल, बीजेपी आने के बाद कोई मोहल्ले में जो हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, आज प्रॉब्लम शुरू हो गया क्योंकि अब डिवीजन कर रहे हैं। ये क्या मुद्दा है, एक्चुअली कारण क्या है? देखिए, मैंने अभी आपको जो अपने पहले प्रश्न के उत्तर में भी कहा था कि जिस तरह का तुष्टीकरण यहाँ किया गया, ये उसका परिणाम है कि समाज के लोग साथ रहने को भी जो है उनके बीच में आपस में दूरियां बढ़ी है। बाकी देश के अन्य हिस्सों में जहां इस तरह का तुष्टीकरण नहीं हुआ है, मुझे लगता है वहां इस तरह की कोई समस्या और चुनौतियां नहीं रही, और यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी यहां आए, इसका जो है बंगाल के लोग बाहें पसार करके स्वागत करें। आपको क्या लगता है ये हिंदू वोटर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड लिए थे, ऐसा लगता है क्या? नहीं, हिंदू वोटर्स को गिना ही नहीं जाता था सर। अच्छा, ठीक है। हमारे सहयोगी हैं अभिषेक उपाध्याय, आप जानते हैं। अभिषेक सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मेरा सवाल है, आप तीनों में से कोई भी जवाब दे सकते हैं। यहाँ आप लोग जहाँ बैठे हैं पीछे हिंदू जागृत लिखा हुआ आ रहा है। मैं जहाँ भी जाता हूँ, बंगाल में इलेक्शन कवर कर रहा हूँ, आपके हर नेता मंच से हिंदू शब्द का इस्तेमाल जरूर करते हैं और बार बार करते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये संयोग है या प्रयोग है? हिंदुस्तान में हिंदू शब्द का प्रयोग करने में कोई संकट है? मैं चुनाव की बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, चुनाव, बंगाल चुनाव की। हिंदुस्तान में अगर हिंदू शब्द का प्रयोग किया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होता है,
और हिंदुस्तान की राजनीति करने वाले किसी तरह से तुष्टीकरण करें, राजनीति के लिए अपनी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए मजहब के आधार पर देश को बांटे, तब शायद कोई दर्द नहीं होता है। केवल हिंदू शब्द के उच्चारण से इतना परहेज देश में क्यों हो रहा है, और किन लोगों को परहेज हो रहा है, यह भी सामने दिखाई दे रहा है। छटपटाहट किन लोगों को है, यह भी सामने दिखाई दे रही है। देश समझ रहा है और बंगाल भी समझ रहा है मित्र, इसीलिए मैं कहता हूं कि परिवर्तन होगा और होके रहेगा। गजेंद्र जी, नरोत्तम जी और केशव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टीवी 9 के लिए समय निकाला। लेकिन अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे, अगर बात की जाए इस सेशन की, तो दो चीजें बड़ी साफ हैं। पहला तो ये कि मोदी जी की सोच है सबका साथ सबका विकास, वो यहां पर भी लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमें हिंदू शब्द के इस्तेमाल में कोई आपत्ति नहीं है, कोई परहेज नहीं है। और बांग्लादेश से जो लोग यहां पर आते हैं, जो हिंदू हैं, जो प्रताड़ित हैं, उनका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। TV9 भारतवर्ष और TV9 बांग्ला प्रस्तुत करते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव पर सबसे बड़ा कॉन्क्लेव, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे। देखिए 30 जनवरी दिन भर